आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। इंग्लिश पढ़ने का और लिखने का बिल्कुल ईज़ी तरीका। आज की जो क्लास है इसमें आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी के महत्वपूर्ण शब्द, इंग्लिश के ऐसे वर्ड मीनिंग जिनका प्रयोग आप एक सही सेंटेंस, एक सही वाक्य बनाने के लिए करते हैं। इनके बिना एक वाक्य को बनाना मुश्किल है। जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में कुछ दे रखे हैं वर्ड्स, जैसे ही, शी, इट, आई, वी। इन सभी को आप डिटेल में यहाँ पर नीचे सीखने वाले हैं नियम के साथ साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला जो शब्द है, एक साधारण सा वाक्य बनाने के लिए आपको हमेशा समझने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपके हमेशा काम में आएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो ही और शी जो है, ये ही का मतलब भी वह होता है और शी का मतलब भी वह होता है। फ़र्क यहाँ पर होता है, अगर हम बात करते हैं किसी पुरुष की, किसी मेल की, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में शुरुआत में हम ही का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं शी यानी कि किसी लड़की की, किसी स्त्री की, किसी फीमेल की, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं शी का। यानी लड़के के लिए ही का और लड़की के लिए शी प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन और सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंसेस देखिए यहाँ पर, जैसे कि वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, दोनों में वह है, लेकिन लड़के की बात है तो वहाँ पर हम ही लिखेंगे वह के लिए। अगर लड़की की बात है, गर्ल की बात है, तो वहाँ पर हम शी लिखेंगे। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक इज़ वर्ड आ रहा है, इसको भी आप समझ ले। इज़ जो है, इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में अर्थ की बात करें तो है, इसका मतलब है होता है। और प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं इसका। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल के जो वाक्य रहेंगे वहाँ पर इज़ का प्रयोग करेंगे। अब कहाँ कहाँ पर इज़ का प्रयोग होगा, इसके लिए आपको सब्जेक्ट जो रहते हैं शुरू में, कर्ता जो रहते हैं, वो समझने पड़ेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी और डिटेल में कि इज़ का भी प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो वर्ड है, मेन बेसिक शब्द है ही और शी का अर्थ यहाँ पर आपने जाना कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है दे। दे का मतलब होता है वे या वे सब, बहुवचन के लिए। यानी जब भी प्लूरल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम दे का यूज़ करेंगे। दे प्लूरल को डिनोट करता है, यानी बहुवचन को डिनोट करता है। बहुवचन है ये, ऐसा बताता है, कह सकते हैं। जैसे कि वे सब मेरे दोस्त हैं। अब जब ये बहुवचन है, जैसे यहाँ पर वे सब मेरे दोस्त है, तो यहाँ पर दे आर माई फ्रेंड्स, वे सब। तो वे सब या वे के लिए हमने यूज़ किया दे का। अब यहाँ पर लास्ट में है के लिए हम इज़ भी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं। तो कैसे पता चलेगा? दे जो है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, और इसके साथ हम है के लिए आर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम दे इज़ ऐसे प्रयोग, दे इज़ का यूज़ हम नहीं कर सकते, मतलब दे के साथ इज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे आर माई फ्रेंड्स, यानी कि वे मेरे दोस्त है। अब दे को आप समझे कि ये बहुवचन करता है और इसके साथ में आर का प्रयोग होता है। और जो भी ये जो आर है, जैसे अभी पहले इज़ आया, इनको इंग्लिश की ग्रामर की भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, यानी कि सहायक क्रियाएं। ये कर्ता के बाद में आती है। तो यहाँ पर और भी हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ उसका प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हम आर की बात कर रहे हैं तो दे के साथ आर का प्रयोग होगा। आगे देखिए, आर का बता दिया मैंने डिटेल में कि आर जो है प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आई का हिंदी में मतलब होता है मैं, और आई के साथ यहाँ पर हमने, जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, तो आई एम अ बॉय। आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। अब आगे देखेंगे तो आप आई के साथ वॉज का भी यूज़ होता है। तो टेंस जो होते हैं, यानी टेंसेस के अनुसार ही हमको वॉज लिखना होता है, एम लिखना होता है। यहाँ पर मैं एक लड़का हूँ, यानी कि प्रेजेंट टेंस में
प्रेजेंट टेंस में अगर हम वर्तमान काल की बात करते हैं तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस की तो वहाँ पर आई के साथ वॉज आएगा, वहाँ पर वॉज आएगा। तो आई एम अ बॉय। अब यहाँ पर ये जो हूँ है, अगर हम एम की भी हिंदी देखें डिटेल में तो इसकी हिंदी हूँ निकल कर आती है। और वैसे नियम के अनुसार बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में। और बात करेंगे पास्ट टेंस की तो वहाँ पर हम आई के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। तो आई के साथ यहाँ पर प्रयोग किया आपने एम का। आई का मतलब है हूँ अगर हिंदी में ले, और वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आप पढ़ते हैं आगे। आगे है यू। यू का हिंदी में अर्थ होता है तुम या आप सब, तुम सब या आप सब। तो यू का मतलब तुम या आप। अब तुम सही हो तो यू आर राइट। अब यहाँ पर देखेंगे यू के साथ आर का प्रयोग हुआ है, यू के साथ आर का। तो यू के साथ भी अगर हम वर्तमान काल की बात करते हैं तो टेंसेस के अनुसार ही, जैसे इज़, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी, वॉज, वर। तो यहाँ पर जैसे हो, अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ पर इस वाक्य से हमको पता चल रहा है, तो हम यू के साथ इज़ नहीं लगा सकते, या तो हम लगाएंगे इज़, एम, आर, ये वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ आर आया है। और भी डिटेल में मैं आपको टेबल में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर हम कौन कौन से कर्ता सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, इज़ का प्रयोग करते हैं, वॉज और वर का प्रयोग करते हैं, डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम इज़ एम आर की बात करेंगे। इज़ एम आर आपको पता रहना चाहिए कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है। इनको सहायक क्रियाएं बोलते हैं, इनको कोई वर्ड नहीं बोलेंगे, ये सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग किया जाता है इज़ एम आर का। देखें यहाँ पर आई जो है, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम एम, अगर सब्जेक्ट रहेगा ही और शी, ही और शी, तो हम इज़ का प्रयोग करेंगे। ही के साथ हम एम का यूज़ नहीं कर सकते, ही के साथ हम आर का यूज़ नहीं कर सकते। ही और शी के साथ हम यूज़ करेंगे इज़ हेल्पिंग वर्ब का। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई नाम भी रह सकता है, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, इस तरीके से कोई नाम रहेगा तो उसके साथ भी हम, एक नाम रहेगा सिंगुलर यानी कि एक वचन नाम रहेगा तो भी हम उनके साथ भी इज़ का यूज़ कर सकते हैं। आगे अगर सब्जेक्ट वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, या आई, वी, यू, दे, ये तीनों सब्जेक्ट, या कोई बहुवचन नाम हो सकते हैं, प्लूरल हो सकता है सब्जेक्ट, कर्ता, नाम, तो उन सभी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब वी के साथ हम इज़ नहीं लिख सकते, वी के साथ हमको आर लिखना पड़ेगा, यू के साथ आर, दे के साथ आर। अगर बात होगी प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल की। अब यहाँ पर देखें, अब ये हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, ये पास्ट टेंस की है। वॉज और वर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट रहेगा आई, आई के साथ वॉज, अब ऐसा नहीं है कि आई के साथ हम एम ही लिखेंगे, आई के साथ हम वॉज भी लिख सकते हैं। अब ये हमको कैसे पता चलेगा, टेंस को पहचान कर कि टेंस वर्तमान का है या भूतकाल का है, यानी कि पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, उसके अनुसार आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई के साथ वॉज का प्रयोग। दूसरा, अगर सब्जेक्ट ही और शी रहेंगे ना तो वहाँ पर भी हम वॉज का प्रयोग करेंगे, या फिर कोई राम, श्याम, एक नाम हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट रह सकता है, तो वहाँ पर भी हम वॉज का यूज़ करेंगे। यानी वॉज जो है एक वचन के लिए आता है और वर जो है ये बहुवचन के लिए आता है। सेम इसी तरीके से इज़ जो है वो एक वचन के लिए आता है यहाँ पर, और आर जो है वो बहुवचन के लिए। बहुवचन क्या, सब्जेक्ट, कर्ता, यानी जो शुरुआत में लिखे जाएंगे कर्ता, अगर वो एक वचन रहेगा या बहुवचन रहेगा ये आपको देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप इज़
और आर लगाएंगे। इज होता है एक वचन के लिए और आर होता है बहुवचन कर्ता के लिए। सेम वैसे ही वॉज होता है एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के लिए, और वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के लिए। तो यहाँ पर याद कर लीजिए कि वी के साथ भी हम वर का यूज़ करेंगे। वी वर, यू वर, दे वर। हम वी के साथ वॉज का वी वॉज ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, सेंटेंस वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया जो बेसिक से सब्जेक्ट है, करता है, क्या अर्थ देते हैं। दूसरी चीज़ उनके साथ इज़ का यूज़ करें, एम, वॉज, वर, आर, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, ये भी मैंने बता दिया है। तो एक साधारण सा वाक्य आप इन शब्दों की मदद से बना सकते हैं। अब हिंदी में अर्थ जैसे वॉज का मतलब था या थी हो गया, अगर लड़की है तो थी बन जाता है, और वर का मतलब थे, बहुवचन है तो थे। चलिए अब आगे है एम ई मी, इसे बोलेंगे मुझे। ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी शुरू में हम मी का यूज़ नहीं करते हैं, वाक्य के ऐसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे दो, तो सेंटेंस बना गिव मी, और उसे दो तो गिव हिम या गिव हर, ऐसे भी हो सकता है। तो उसे दो गिव हिम, और मुझे दो तो गिव मी। तो मी का यूज़ शुरू में यूज़ नहीं होगा, मी जैसे मुझे के लिए शुरू में हो गया, नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में यूज़ होता है, वाक्य के आखिर में, बीच में हो सकता है या आखिर में हो सकता है। अब चलिए आगे हम देखेंगे दिस, दैट और दीज, दोज का प्रयोग। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे क्योंकि इनसे भी साधारण बेसिक जो वाक्य होते हैं शुरुआती लेवल के वो बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस और दैट क्या है, दिस दैट। दिस का मतलब हिंदी में यह होता है और दैट का मतलब होता है वह, यह और वह। और दिस जो है एक वचन के लिए आता है, जिसकी भी बात करेंगे ना वो एक वचन होगी। मतलब अब एक वचन के लिए दैट भी एक वचन के लिए है, यानी कि दिस के साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, दिस के साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, दिस के साथ हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ये भी ध्यान रखें, दिस के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे और दिस के साथ में हम दिस और दैट दोनों के साथ में इज़ का यूज़ करेंगे, और दिस और दैट के साथ में हम वॉज का यूज़ करेंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स का। और अगर हम कोई सेंटेंस में किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बोलते हैं तो वहाँ पर दिस और दैट का यूज़ होता है, दीज और दोज का यूज़ होता है। और पास में है कोई चीज़, हम इशारा करके किसी पास की चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो दिस का यूज़ होगा। अगर वही चीज़ दूर है, एक होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि चीज़ जिसकी बात कर रहे हैं वो एक होगी, अगर पास में रहेगी तो दिस का यूज़, एक होगी दूर रहेगी तो दैट का यूज़ करेंगे। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पर दीज दोज भी इन्हीं की फैमिली है, लेकिन ये बहुवचन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दीज दोज का बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में इनका अर्थ देखें, दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे, ये वे। और अगर कोई चीज़ पास में रहेगी लेकिन वो एक नहीं होगी, बहुवचन में होगी, यानी एक से अधिक होगी, तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दीज का। अगर बहुत सारी चीज़ दूर रहेगी, बहुवचन रहेगी, तो वहाँ पर हम दूर के लिए दोज का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें कि पास में किसी पास की चीज़ के लिए बात हो रही है, वो एक है या एक से अधिक है, तो उसके अनुसार आप दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ करेंगे। इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर दीज और दोज रहेंगे, ये बहुवचन है, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि इनके जस्ट तुरंत बाद में जो सहायक क्रिया लगेगी, वो या तो लगेगी आर लगेगी, यानी कि दीज आर लगेगी, हम दीज इज नहीं बोल सकते, या वर का प्रयोग होगा, वर हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि आर बहुवचन के साथ यूज़ होती है और वर भी बहुवचन के साथ यूज़ होती है, वर हेल्पिंग वर्ब भी। अब यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते सहायक क्रिया, यानी कि दीज के साथ हम इज़ का यूज़ नहीं कर सकते, दीज या दोज के साथ हम वॉज का यूज़ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें, तभी वाक्य सही रहेगा। अब चलिए जैसे यहाँ पर वाक्य देख सकते हैं, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पर दिस इज़ माई बुक, अगर वो बुक पास में है इसीलिए यहाँ पर दिस का यूज़ हुआ है, पास में है तो बोला कि दिस इज़ माई बुक, यानी कि यह मेरी किताब है। और दैट इज़ माई बुक, यानी कि जो बुक है वो दूर है,
दूर है तो दैट का, यानी कि वो मेरी, यह वो या वह भी बोल सकते हैं, तो वह मेरी किताब है। अब यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है, एक है इसलिए इज़ का यूज़ हम सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए करते हैं। दीज आर माई बुक्स, तो इससे पता चल रहा है दीज आर माई बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें और नज़दीक है, पास में है, तो हमने दीज का यूज़ किया। और आर का यूज़ करेंगे क्योंकि प्लूरल है, बहुत सारी है। और दोज आर माई बुक्स, ये इसका मतलब है दीज का, ये या ये सब मेरी किताबें हैं। और वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स, तो दूर रहेगी ना, तो वहाँ पर हम दोज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखा आर का यूज़ हुआ है। अगर बात करेंगे कि थी, ऐसा सेंस आएगा, किताबें थी, तो वहाँ पर हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखेंगे, इससे सेंस रह रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। इससे समझ में आ रहा है कि इज़ और आर का यूज़ हो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस के ये सेंटेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस दैट दीज दोज आपको समझ में आ गया। इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं, ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम सही तरीके से लगा पाएंगे। अब यहाँ पर कंप्लीट जो इस्तेमाल है आपको इट वर्ड का, क्योंकि एक सेंटेंस में इट वर्ड आप नहीं समझ सकते हैं, तो पूरे जो नियम हैं इट वर्ड के यहाँ पर वो आप सीखेंगे। देखें इट जो है ना, इट का हिंदी में अगर बात करें इट की, तो हिंदी में यह होता है, क्या होता है, यह। और ये निर्जीव के लिए यूज़ किया जाता है। निर्जीव कोई चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम इट का यूज़ कर लेते हैं, उनके लिए भी हम इट का यूज़ कर लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, यानी शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि इट जो है इसका मतलब भी यह रहता है, यह होता है, और हमने देखा कि दिस का मतलब भी यह होता है, क्या होता है, यह। तो हम इट और दिस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब हम इशारा करके कोई बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर दिस का यूज़ होता है। अब यहाँ पर यह एक घड़ी है, इट इज़ अ वॉच, यह एक घड़ी है, इट इज़ अ वॉच, इस तरीके से हम पास या दूर की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल वे में हम वाक्य में बता रहे हैं। तो ये तो रहा एक उदाहरण, लेकिन हम इसके नियम अभी नीचे जानेंगे, रूल के अनुसार सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पर सबसे पहले सारे रूल्स देखेंगे, तो पहला रूल यहाँ पर देखें कि इंग्लिश ग्रामर के नियम के अनुसार किसी भी दिन की शुरुआत, यानी डे, जैसे कि आज, कल, परसों, ऐसे बोलते हैं, आज, कल, परसों, सोमवार, मंगलवार से नहीं हो सकती। यानी कि हम जैसे मंडे से, कोई भी सेंटेंस है मंडे से, या कोई भी डे आ गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, टुडे, ठीक है, टुमारो, ऐसे हम शुरुआत नहीं कर सकते किसी भी वाक्य की शुरुआत में। अगर हिंदी वाक्य में ऐसे लिखा रहता है कि आज, कल, सोमवार आदि से हो, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आज सोमवार है, आज से इस वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मंडे इज़ टुडे, मंडे इज़ टुडे, वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आज से शुरुआत हो रही है, तो ऐसे वाक्यों में हम शुरू में दिस भी नहीं लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर इट जो है इसका कोई मतलब नहीं है कि यह है आज सोमवार है, नहीं। ऐसे वाक्य जैसे कि आज सोमवार है, दिन की बात की जाएगी, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करेंगे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के रूप में। इट के साथ ध्यान रखें कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज़ आएगी अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक वचन के अंदर आता है। तो इट इज़ मंडे टुडे, हम ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मंडे, टुडे इज़ मंडे, ऐसे भी नहीं बोल सकते। मंडे इज़ टुडे या टुडे इज़ मंडे बिल्कुल गलत रहेगा। सही वाक्य के लिए हमको इट का सहारा लेना पड़ता है। कल रविवार था, अब कल, जैसे ये आज से शुरू हुआ है वाक्य, तो यहाँ पर कल से शुरू हुआ है, तो यस्टरडे वॉज संडे, आप इस सेंटेंस को देख के ऐसे ही बोलेंगे कि यस्टरडे वॉज संडे, इस तरीके से। वॉज का प्रयोग हुआ है क्योंकि था यानी पास्ट का ये वाक्य है, तो इट वॉज संडे यस्टरडे, आपको ऐसे वाक्य बनाना पड़ेगा।
टुडे, यस्टरडे, इनकी बात करेंगे तो वाक्य के अंत में आएंगे। ठीक है, तो इट वॉज संडे यस्टरडे। कल छुट्टी है, अब कल, कल की बात हो रही, इट इज़ हॉलीडे टुमारो, इट इज़ हॉलीडे टुमारो। तो इस तरीके से वाक्य बनेगा, कल छुट्टी है, इट इज़ हॉलीडे टुमारो। तो यहाँ पर इट के साथ इज़ आया। अब यहाँ पर कहीं पर भी इट के लिए हिंदी में यह नहीं आया है, यह नहीं आया, तो ऐसे वाक्यों में हम जो है इट का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस कि बुधवार का दिन था, तो इट वॉज वेनसडे, वेनसडे, ठीक है, इट वॉज वेनसडे। अब यहाँ पर बुधवार से शुरू हो रहा है, तो हमने इट से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते वक्त इट से शुरुआत की है। तो इस तरीके से पहला नियम आपको समझ में आ गया। अगर जो वाक्य रहेंगे ना शुरुआत में आज, कल या सोमवार, मंगलवार, हिंदी के कोई भी दिन, ऐसे रहेगी शुरुआत, कल, परसों, इस तरीके से भी, तो वहाँ पर हम ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं। ऐसा मतलब निकलेगा कि समय हो चुका है या समय हो गया है, समय हो चुका है या हो गया है, हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हैज़ आ रहा है क्योंकि इट जो रहता है ना, इसके ये अपने बगल में हैज़ का यूज़ भी, हैज़ भी ले सकता है। इट हैज़, इट के साथ हैव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। तो समय हो चुका है या हो गया है, तो हैज़ बीन ये लिखेंगे हम, हैज़ बीन, और इससे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे। समय हो चुका था या समय हो गया था, तो हैड बीन, ठीक है, था है इसलिए हैड, और है इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है। तो यानी कि इट हैज़ बीन या इट हैड बीन का प्रयोग ऐसे रहेगा, समय हो चुका है या समय हो गया था। जैसे कि 3 दिन हो गए हैं, तो कोई समय हो गया है, तो 3 दिन, कितने, 3 दिन, तो इट हैज़ बीन 2 डेज़। तो ये देखें, ये एकदम से आपको ऐसे ही याद रख लेना है, इट हैज़ बीन 2 डेज़, समय हो, 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं। तो 5 साल हो चुके हैं, कहीं पर कोई काम कर रहे हैं तो आपको कितने साल हो गए, तो बोलेंगे कि 5 साल हो चुके हैं, तो इट हैज़ बीन 5 ईयर्स, इट हैज़ बीन 5 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर इट हैज़ बीन, कोई समय हो चुका है, हो गया है या हो गया था है तो इट हैड बीन आ जाएगा। कई दिन बीत चुके हैं, तो इट हैज़ बीन मैनी डेज, इट हैज़ बीन कई दिन हो चुके हैं, तो समय हो चुका है या हो गया है, ऐसा ही अर्थ निकल रहा है, तो इट हैज़ बीन मैनी डेज। 10 दिन हो चुके हैं, किसी को कहीं पर गए हुए कितने दिन हो गया, ऐसा सेंस निकलता है, तो 10 दिन हो गए हैं या हो चुके हैं, तो इट हैज़ बीन 10 डेज, इट हैज़ बीन 10 डेज। इस तरीके से भी इट का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, मौसम से संबंधित जब भी हम बात करते हैं तो कर्ता के रूप में शुरुआत में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बारिश होना, ओले पड़ना, ऐसे वाक्य जिसमें बारिश होना या ओले पड़ने को इंग्लिश में हेल बोलते हैं, के बारे में कहा जाए ना, तो उनमें सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं। बारिश की, ओलों की, मौसम से संबंधित कोई बात की जाए तो वहाँ पर इट का प्रयोग। बाढ़ से संबंधित, बाढ़ की बात की जाएगी तो वहाँ पर भी इट का प्रयोग। बारिश होती है तो इट रेन्स, और बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पर बारिश की बात की जा रही है तो हम इट का यूज़ करेंगे, हम दिस का यूज़ नहीं करेंगे। समय बताने के लिए भी इट का प्रयोग होता है। अगला नियम है कि समय, जो टाइम बताते हैं, तो 10 बज रहे हैं तो इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock। देखिए यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो इट इज़ 10 o'clock, कितने बजे हैं, तो वहाँ पर इट का प्रयोग। 5 बज रहा था तो इट वॉज़ 5 o'clock। तो यहाँ पर वॉज़ और इज़ का टेंस के अनुसार यूज़ हुआ है। जैसे कि ये इट जो है एक वचन सब्जेक्ट है, तो या तो इज़ लेगा या वॉज़ लेगा, या फिर हैड भी ले सकता है, जैसे हैड बीन और हैज़ बीन लिया था, हैज़ भी ले सकता है। चलिए अब यहाँ तक आपने कंप्लीट जो बेसिक यूज़ है इट का, अगर इट का इस्तेमाल करते वक्त आपको परेशानी रहती है तो यहाँ पर इट का भी पूरा नियम के साथ मैंने प्रयोग बता दिया है। अब आगे देखिए, हैज़ और हैव का प्रयोग भी आना चाहिए। अगर ऐसा अर्थ निकलता है वाक्य में कि कोई चीज़ आपके पास है तो हम हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज़ और हैव का प्रयोग, कोई चीज़ आपके पास है, ऐसा आपके कोई फ्रेंड है, भाई बहन है, तो भी हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि हैज़ भी है और हैव भी है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको प्रयोग करना है। यानी जो हैव है ना, वो बहुवचन में आता है, और हैज़ है वो एक वचन में आता है। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ हैज़ आता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव आता है।
लेकिन बात करेंगे अगर आई की, तो अलग से याद रख ले कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर करता ही, शी, इट ये रहेंगे ना, और एक वचन कोई भी नाम, एक वचन किसी की बात की जाती है, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा, बहुवचन करता, या फिर आई रहेगा, वी, यू, दे, इनके साथ भी आप हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, हम इनके साथ हैज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको याद कर ले या नोट डाउन कर ले। चलिए अब क्वेश्चन सेंटेंसेस देखेंगे कि मेरे पास पेन है, तो आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो पास का मीनिंग निकलेगा, तो वहाँ पर हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। तो मेरे की बात हो रही है, यानी आई की बात हो रही है। आई का मतलब मैं या मेरा, मेरी, इस तरीके से भी निकल कर आता है, तो हैव का यूज़। उसके पास पेन है, उसके पास पेन है, तो शी हैज़ अ पेन। अब यहाँ पर शी है इसलिए देखा हैज़ आ गया, आई था तो हैव आ गया। तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है या याद कर लेना है। यहाँ पर ये चीज़ मैंने बता दी, ही शी के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे, या एक वचन कोई सब्जेक्ट रहेगा। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। इसको आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। सेम ऐसे ही अगर हम पास्ट में बात करेंगे कि किसी के पास कोई चीज़ थी, तो हम हैड का यूज़ करेंगे। तब हम क्या करेंगे, हैड का यूज़, और हिंदी में अर्थ देगा कि पास था। कोई चीज़ आपके पास थी तो हैड का यूज़, जैसे मेरे पास पेन था तो आई हैड अ पेन, आई हैड अ पेन था। तो पास्ट में हैड का यूज़, कोई चीज़ आपके पास थी, और प्रेजेंट में हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, कोई चीज़ आपके पास है। चलिए अब देखें कैन का यूज़। कैन का हिंदी में अर्थ आएगा सकता है, सकती है, सकते हैं। ये हिंदी में अर्थ निकलेगा, कोई भी काम को करने की एबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं दौड़ सकती, वह दौड़ सकती है, तो शी कैन रन। तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पर हम सभी के साथ में कैन का प्रयोग करेंगे। चलिए तो आगे इस्तेमाल देखें कुड का यूज़। कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। कुड का हिंदी में अर्थ जाता है सका या पाया। सका या पाया, ऐसे सेंस निकल कर, मतलब निकल कर आता है, जैसे कि मैं बोल पाया, मैं बोल सका। तो आई कुड स्पीक, आई कुड स्पीक, इस तरीके से। मैं नहीं कर पाया कोई काम, तो आई कुडंट या कुड नॉट। ये जो है कुडंट, इसको बोला जाएगा कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे डिड नॉट डिडंट बनता है, जैसे डज नॉट डजेंट बनता है, डू नॉट डोंट बनता है, उसी तरीके से कुड नॉट कुडंट बनता है। तो मैं नहीं कर पाया, आई कुडंट डू। तो यहाँ पर कोई काम कर पाए, कर सके या नहीं कर सके, सका पाया के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए शुड। शुड का हिंदी में अर्थ चाहिए करके निकलेगा। जब हम किसी को एडवाइस, सलाह देना चाहेंगे तो वहाँ पर शुड का यूज़। तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो, यू शुड गो। यू या कोई भी सब्जेक्ट होगा, ज़्यादातर इसका यू के साथ यूज़ किया जाएगा शुड का, क्योंकि हम सामने वाले को जो है सलाह दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं, और चाहिए का मीनिंग निकल कर आ रहा है। और इसके बाद में ये जो स्टडी और ये जो गो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि क्रिया का पहला रूप। और ये जो शुड हो गया, कुड हो गया, कैन हो गया, ये तो बेसिक से शब्द है। और अगर हम ग्रामर में देखेंगे तो मॉडल वर्ब्स के रूप में आपको, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ मुख्य मुख्य मेन जो वर्ड्स थे, जैसे इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बिना एक साधारण सा वाक्य शुरुआत की, जब ज़ीरो लेवल के स्टार्टिंग लेवल से आप शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को लिखने की, एक सही वाक्य को बनाने की, पढ़ने की, तो वहाँ पर इन शब्दों का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और भी कई सारे वाक्य आप खुद से बना सकते हैं। बेसिक से आपको नियम यहाँ पर समझ में आ गए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में ये सारे के सारे शब्द आए होंगे, इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं